सोचिए, आप लॉस एंजल्स से शंघाई के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अचानक बीच रास्ते में आसमान में चीख पुकार मच जाती है और आपका प्लेन क्रैश होकर सीधे प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच जा गिरता है। लगता है कि प्लेन क्रैश से बचकर सबसे बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन रुकिए, असली दुःस्वप्न तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि डूबते हुए प्लेन के मलबे के नीचे गहरे पानी में कुछ ऐसा तैर रहा है जो इंसानी खून की एक एक बूंद का प्यासा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूंखार और भूखे शार्क के झुंड की। क्या ये पैसेंजर्स डूबते जहाज और शार्क के जबड़ों से बचकर बाहर निकल पाएंगे, या फिर समंदर की ये अंधी गहराइयां बन जाएंगी इनकी कब्र? कहानी का एक एक ट्विस्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं डीप वाटर की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में। कहानी की शुरुआत एक स्विमिंग पूल से होती है, जहां हमें इस विमान का फर्स्ट ऑफिसर बेन दिखाई देता है। बेन काफी चिंतित और उदास नजर आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इस फ्लाइट का कैप्टन रिचर्ड एक क्लब में लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। तभी बेन के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। वह रोते हुए पूछती है कि तुम घर कब लौटोगे, हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। बेन उसे समझाते हुए कहता है कि शायद मैं जल्द ही वापस आ जाऊं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी ड्यूटी बदल दी गई है और अब उसे शंघाई की लंबी उड़ान पर जाना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपने घर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ डैन नाम का एक यात्री अपने टैबलेट को चार्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पावर बैंक से चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसी समय वहां मौजूद एक महिला सुरक्षाकर्मी उसे धूम्रपान न करने की चेतावनी देती है, लेकिन डैन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और खराब पावर बैंक को चुपचाप अपने बैग में रखकर फ्लाइट की ओर निकल पड़ता है। इधर एयरपोर्ट पर फर्स्ट ऑफिसर बेन, कैप्टन रिचर्ड और एयर होस्टेस पैनी भी मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान जब डैन से पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई पावर बैंक या अतिरिक्त बैटरी है, तो वो साफ झूठ बोलते हुए इनकार कर देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेन वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो डरी हुई रो रही होती है। उसका पिता उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। बेन उनके पास जाकर प्यार से पूछता है कि क्या हुआ। बच्ची का पिता बताता है कि वो पहली बार हवाई यात्रा कर रही है और उसे फ्लाइट से डर लग रहा है। इस पर बेन मजाकिया अंदाज में कहता है कि प्लेन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, असली डर तो तब होगा जब उड़ान के दौरान कोई दरियाई घोड़ा अंदर आ जाए। ये सुनकर बच्ची हंस पड़ती है और पूछती है कि क्या आप कैप्टन हैं? बेन मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूं। इस पर बच्ची शरारती अंदाज में कहती है कि तभी आपकी उम्र इतनी हो गई है और आप अभी तक फर्स्ट ऑफिसर ही हैं। बेन हंसते हुए जवाब देता है कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। उसी समय बच्ची का छोटा भाई और उसकी सौतेली माँ वहां पहुंचते हैं। उसकी स्टेप मॉम बच्ची से कहती है कि फ्लाइट में अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, और मैं तुम्हारे फोन में एक ट्रैकिंग ऐप भी लगा रही हूं ताकि मुझे तुम्हारी लोकेशन मिलती रहे। इस पर बच्ची हल्की नाराजगी से कहती है कि हाँ, आखिर ये मेरा सौतेला भाई जो है। इसके बाद हमें स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप दिखाई देता है। वहां लीसा नाम की लड़की अपने दोस्त सैम का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ लड़के उसे अकेला देखकर परेशान करने लगते हैं। इतने में सैम वहां पहुंच जाता है और उन लड़कों से बचने के बाद लीसा से कहता है कि तुम्हें खुद भी सतर्क रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना सीखना होगा। इसके बाद सभी यात्री अपनी जांच प्रक्रिया पूरी करके विमान में सवार हो जाते हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी स्टाफ की लापरवाही के कारण डैन का बैग भी बिना किसी रुकावट के प्लेन में पहुंच जाता है। अब कहानी कॉकपिट की तरफ बढ़ती है, जहां कैप्टन रिचर्ड अपने बच्चों की तस्वीर देख रहे होते हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर बेन उड़ान से जुड़ी सारी तैयारियां जांच रहा होता है। वहीं बाहर सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद विमान रनवे पर दौड़ता है और सफलतापूर्वक उड़ान भर लेता है। उड़ान शुरू होने के बाद दोनों पायलट आपस में बातचीत करते हैं। बेन पूछता है कि कैप्टन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर रिचर्ड कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपना गुस्सा काबू में रखना होगा, क्योंकि इसी वजह से तुम्हें एयरफोर्स छोड़नी पड़ी थी। ये सुनकर बेन मजाक में कहता है कि अगर मैं आपकी नाक पर एक घूंसा मार दूं तो क्या आपकी सीट मुझे मिल जाएगी? बेन की बात सुनकर रिचर्ड हंसने लगता है। इसके बाद हम विमान के अंदर का दृश्य देखते हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती से मिलने के लिए सफर कर रही होती है। तभी प्लेन को हल्का सा झटका लगता है और एक लड़की के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। पास में बैठा एक लड़का उसे गौर से देखने लगता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा होता है। वो मौका देखकर उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। उधर लीसा सैम से पूछती है कि जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे पढ़ लिया? इस पर सैम जवाब देता है कि मैं उसे घर पहुंचकर पढ़ूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तो चुपके से जेब से वही कार्ड निकालकर ध्यान से पढ़ने लगता है। दूसरी ओर वो छोटी बच्ची अपनी स्टेप मॉम को देखकर मुंह बनाती है, जिससे परेशान होकर उसकी मॉम वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी उसका छोटा सौतेला भाई उसके पास आकर पूछता है कि मम्मी और डैडी कहाँ गए हैं। बच्ची मजाक करते हुए कहती है कि प्लेन के पीछे एक स्विमिंग पूल है, शायद दोनों वहीं गए होंगे।
ये सुनकर छोटा बच्चा हैरान रह जाता है और स्विमिंग पूल ढूंढने के लिए पीछे की ओर जाने लगता है। कुछ सीटों के बाद उसे एक लड़का वीडियो गेम खेलता दिखाई देता है। वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है। इसके बाद छोटा बच्चा भी उसके पास बैठ जाता है और दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। इसी बीच कहानी नीचे कार्गो सेक्शन की तरफ बढ़ती है, जहां डैन के बैग में अचानक चिंगारियां उठने लगती हैं और वहां आग भड़क जाती है। तुरंत कॉकपिट में खतरे का अलार्म बज उठता है। पायलट फौरन फायर सप्रेशन सिस्टम चालू करते हैं, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकलता। तब कॉकपिट के पीछे मौजूद 2 जूनियर ऑफिसर खुद नीचे जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग लगातार फैलती जाती है। तभी वहां रखा एक भारी कंटेनर जोरदार धमाके के साथ गिरता है और एक गैस सिलेंडर विमान को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। इस भयंकर झटके से वॉशरूम में मौजूद बच्ची के मम्मी पापा का सिर शीशे से टकराता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। विमान बुरी तरह हिलने लगता है और छोटी बच्ची अपनी सीट से उछलने लगती है, लेकिन लीसा तुरंत उसे पकड़कर अपने पास सुरक्षित बैठा लेती है। अब प्लेन के दोनों पंखों में आग लग चुकी होती है, इसलिए कैप्टन रिचर्ड विमान को समुद्र में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही प्लेन पानी की सतह को छूता है, नीचे मौजूद नुकीली चट्टानें उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देती हैं और विमान कई हिस्सों में टूट जाता है। होश में आने के बाद फर्स्ट ऑफिसर बेन देखता है कि कैप्टन रिचर्ड भी बेहोश पड़े हैं और कॉकपिट का सामने वाला शीशा टूटने ही वाला है। दूसरी तरफ एयर होस्टेस के पास बैठी छोटी बच्ची रोते हुए सोच रही होती है कि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है, लेकिन एयर होस्टेस उसे हिम्मत बंधाती है। जब बेन कैप्टन रिचर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उनका पैर बुरी तरह फंसा हुआ है। दूसरी ओर सैम टूटे हुए हिस्से में लीसा को ढूंढ रहा होता है। वहां उसे कुछ और बचे हुए लोग दिखाई देते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि डैन ऐसे हालात में भी आराम से सिगरेट पी रहा होता है। तभी रिचर्ड बेन से कहते हैं कि मुझे यहीं छोड़ दो और खुद निकल जाओ, अब ये सीट तुम्हारी है। बेन भारी दिल के साथ वहां से जाने का फैसला करता है। उधर विमान के डूबे हुए हिस्से में बच्ची की मां को होश आता है। वो अपने पति को जगाती है। जैसे ही वो वॉशरूम का लॉक खोलते हैं, समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस आता है और दोनों उसकी चपेट में आकर डूब जाते हैं। इधर कॉकपिट में कैप्टन रिचर्ड अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। तभी सामने का शीशा टूट जाता है और पानी तेज रफ्तार से अंदर भरने लगता है। देखते ही देखते विमान का पूरा अगला हिस्सा समुद्र में समा जाता है। दूसरी तरफ मलबे के एक हिस्से पर एयर होस्टेस जोई, वो लड़का, बुजुर्ग महिला और छोटा बच्चा जिंदा बच जाते हैं और वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर बेन की नजर दूर विमान के पिछले हिस्से पर पड़ती है, जहां कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हुए होते हैं। एयर होस्टेस पेनी कहती है कि उसे तैरना आता है और वो दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए पानी में उतर जाती है। तभी छोटी बच्ची को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो इसकी जानकारी बेन को देती है। बेन एक नजर डालते ही समझ जाता है कि समुद्र में शार्क मौजूद हैं। ये सुनते ही सभी लोग घबराकर शार्क शार्क चिल्लाने लगते हैं। बेन तुरंत एक लाइफ बोट निकालता है और पेनी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पेनी को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है, लेकिन तभी एक खूंखार शार्क पानी से उछलकर आती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। पेनी के गायब होते ही शार्क दोबारा पानी में ओझल हो जाती है। जब बेन चारों तरफ नजर दौड़ाकर उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वही आदमखोर शार्क अचानक पानी से निकलकर उस पर भी हमला कर देती है। बेन किसी तरह शार्क के हमले से अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ विमान के टूटे हुए हिस्से में फंसे लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां मौजूद वो लड़का छोटे बच्चे को हिम्मत देता है और उससे पूछता है कि वो किसके साथ सफर कर रहा था। बच्चा बताता है कि वो अपने मम्मी पापा और बहन के साथ आया था। इस पर वो लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वहां मौजूद लोग एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। वो लड़का अपना नाम मैट बताता है, एयर होस्टेस का नाम जोई होता है और छोटा बच्चा अपना नाम फिन बताता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ विमान के एक अन्य हिस्से में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। सैम समझ जाता है कि अगर वजन का संतुलन नहीं बनाया गया तो यह हिस्सा जल्द ही डूब जाएगा। वो सभी को समझाते हुए कहता है कि कुछ लोगों को पीछे की ओर जाना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। ये सुनते ही वहां मौजूद एक लड़का बहाने बनाने लगता है। सैम को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुना देता है। दोनों के बीच बहस बढ़ने ही वाली होती है कि तभी उस लड़के का कोच बीच में आकर मामला शांत कर देता है और कहता है कि हमें सैम की बात माननी चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि लीसा जिंदा बच गई है और तैरते हुए सैम की तरफ आ रही है। पहले सभी को लगता है कि पानी में कुछ और है, लेकिन जब कोच झुककर देखता है तो पता चलता है कि वो लीसा है। लीसा तैरकर उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसी समय अचानक एक शार्क पानी से निकलती है और कोच को पकड़कर गहराई में खींच ले जाती है। अपने कोच को यूं मरते देखकर वो लड़का बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो सैम पर टूट पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि पानी में जाने का आइडिया तुम्हारा था। जब वो सैम से लड़ रहा होता है, तभी वहां ऑफिसर बेन पहुंच जाता है। बेन उसे पकड़कर झकझोरता है और कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो दिमाग ठंडा रखो और लड़ने की बजाय सबकी मदद करो। उधर विमान के दूसरे हिस्से में मैट कहता है कि हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते,
एयर होस्टेस जोई पानी में उतरकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की बात करती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है और खुद पानी में चला जाता है। कुछ देर बाद उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वह दूसरों को आवाज देता है, तभी छोटी लड़की के पिता उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन उसी वक्त एक आदमखोर शार्क पानी के अंदर से आती है और उसके पिता को खींच कर ले जाती है। यह देखकर मैट को यकीन हो जाता है कि पानी के भीतर शार्क घूम रही हैं। दूसरी तरफ बैन सभी को समझाता है कि अगर उन्हें बचना है तो यहां से निकलना होगा। तभी डैन, जिसके बैग में पावर बैंक और बाकी सामान था, एयरलाइन को दोष देने लगता है, मगर बैन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि इस समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद बैन एक आदमी से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम हंटर बताता है। बैन कहता है कि विमान के अलग अलग कैबिन में लाइफ बोट्स जरूर होंगी, इसलिए सभी लोग उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। सभी लोग लाइफ बोट्स को विमान के अंदर से निकालकर पानी में छोड़ देते हैं। पानी में पहुंचते ही वे बोट्स पूरी तरह फूल जाती हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती हैं। बैन उस छोटी बच्ची से कहता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं हटना है। इसके बाद वो खुद एक जरूरी बॉक्स की तलाश में लग जाता है। तभी उसके हाथ से एक डंडा पानी में गिर जाता है। इसी बीच वो बच्ची अपने पिता को ढूंढने के लिए बोट निकालने में मदद करने लगती है। जब बैन वापस लौटता है तो उसे बच्ची बोट पर दिखाई नहीं देती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो बच्ची काफी दूर पानी में नजर आती है। बैन तुरंत अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स डैन को थमा देता है और बच्ची को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। छोटी बच्ची धीरे धीरे शार्क की तरफ बढ़ने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उससे बस कुछ कदम दूर है। तभी अचानक बैन की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बिना एक पल गंवाए उसकी ओर दौड़ता है और समय रहते उसे अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित कर लेता है। अगर बैन एक सेकंड भी देर कर देता तो वो मासूम बच्ची शार्क का अगला शिकार बन चुकी होती। उधर सैम और हंटर मिलकर एक दूसरी लाइफ बोट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलती और पानी में बह जाती है। तभी अचानक विमान का हिस्सा टूट जाता है और पानी का एक तेज बहाव वहां आ जाता है। इस झटके से कई लोग बोट से नीचे गिर पड़ते हैं और ऑफिसर बैन के साथ वो छोटी बच्ची भी पानी में जा गिरती है। इसी अफरा तफरी में डैन भी पानी में जा गिरता है। अपनी जान बचाने की जल्दी में वो बैन द्वारा दिया गया वो जरूरी बॉक्स समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर बैन किसी तरह छोटी बच्ची को बचाकर लाइफ बोट तक पहुंचा देता है। वहीं सैम को पानी में हंटर बेहोश हालत में दिखाई देता है और वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद बैन डैन से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो बॉक्स संभालने के लिए दिया था वो कहाँ है। डैन लापरवाही से जवाब देता है कि वो तो पानी में बह गया। ये सुनकर बैन का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन डैन उल्टा उसी पर आरोप लगाने लगता है और कहता है कि तुम कैसे कैप्टन हो, तुमसे कुछ भी ठीक से संभाला नहीं गया। तभी छोटी बच्ची इशारा करके बताती है कि वहां सैम मदद के लिए पुकार रहा है और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन डैन जोर से चिल्लाकर कहता है कि उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हम सब भी मर जाएंगे। बैन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस विमान का कैप्टन हूं और मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। डैन गुस्से में आकर बैन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन बैन भी चुप नहीं रहता और तुरंत जवाब देते हुए डैन को एक करारा मुक्का जड़ देता है। गुस्से में डैन बाकी लोगों से कहता है कि इस आदमी को मेरी बोट से बाहर फेंक दो। वो लगातार चिल्लाता रहता है कि मुझे यहां मत मरने दो। तभी वहां मौजूद एक महिला उसे डांटते हुए कहती है, चुप हो जाओ, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। इसी दौरान सब देखते हैं कि आसपास के पानी में कई शार्क चक्कर लगा रही हैं। इसके बावजूद कैप्टन बैन हार नहीं मानता और सबसे पहले हंटर को बोट पर चढ़ाने में मदद करता है। तभी एक शार्क सैम के पैरों के बिल्कुल नीचे से गुजरती है। सैम तुरंत फुर्ती दिखाकर बोट पर चढ़ जाता है और बाल बाल बच जाता है। उधर दूसरी तरफ एयर होस्टेस जोई, छोटा बच्चा फिन और वही बुजुर्ग महिला एक साथ होते हैं। जोई उनसे कहती है कि वो बाहर जाकर एक और लाइफ जैकेट लेकर आती है और उनसे उसका इंतजार करने को कहती है। इस पर बुजुर्ग महिला कहती हैं कि अब उनकी उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए वो फिन को बचाकर यहां से ले जाए। लेकिन फिन रोते हुए कहता है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर भी बुजुर्ग महिला वहीं रुक जाती हैं और जोई फिन को लेकर बाहर निकल जाती है। तभी अचानक मैट की लाश पानी में बहती हुई उनके सामने आ जाती है। बाहर पहुंचने के बाद जोई को एक लाइफ बोट दिखाई देती है। वह उसे खोलती है और बोट तैयार हो जाती है। जैसे ही वो फिन को बोट में बैठाती है और खुद चढ़ने लगती है, तभी अचानक एक शार्क उसकी टांग पर हमला कर देती है। उसकी टांग बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बचकर लाइफ बोट पर चढ़ जाती है। दूसरी ओर लाइफ बोट में बाकी सभी लोग बैठे होते हैं और कैप्टन बेन भी उनके साथ मौजूद होता है। तभी डैन बेन से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं। फिर वो खुद कहता है कि उसके बच्चे हैं और वो किसी भी कीमत पर उनके पास वापस जाएगा। वो साफ कह देता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाला। बेन कहता है कि सबसे जरूरी चीज खो जाने के बाद अब उनकी उम्मीद सिर्फ किस्मत पर टिकी है। ये सुनकर डैन उससे कोई दूसरा रास्ता निकालने की गुहार लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके बिना बड़े हों।
तभी उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सभी मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती और हेलीकॉप्टर आगे निकल जाता है। उधर विमान के अंदर बैठी बुजुर्ग महिला अपनी पोती की तस्वीर को देखते हुए आखिरकार दम तोड़ देती हैं। रात होने पर दूर से एक हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ से एक मछली पकड़ने वाली नाव उनकी ओर आती दिखाई देती है। उसी समय ज्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी हंटर एक बार फिर सैम से कहता है कि लीसा उसे पसंद करती है और वो एक अच्छी लड़की है। इस पर सैम जवाब देता है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कभी कपल नहीं बन सकते। हंटर हंसते हुए उसे बेवकूफ कहता है। दूसरी तरफ छोटी बच्ची अपने पिता को याद करके रो रही होती है। ऑफिसर बेन उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो बच्ची कहती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर बेन उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा नहीं होता, हमारे माता पिता हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। उसी समय हेलीकॉप्टर की टीम बचाव कार्य शुरू कर देती है और एक व्यक्ति को रस्सी के सहारे नीचे उतारने लगती है। बोट में बैठे लोग हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि पानी में शार्क मौजूद होती हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर टीम उनकी बात समझ नहीं पाती और उन्हें लगता है कि शायद वे मदद के लिए इशारा कर रहे हैं। जैसे ही वो बचावकर्मी पानी के करीब पहुंचता है, अचानक एक विशाल शार्क उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। जिस व्यक्ति को शार्क अपना शिकार बनाती है, उसके साथ हेलीकॉप्टर की मजबूत रस्सी भी बंधी होती है। शार्क उस आदमी को घसीटते हुए इतनी तेजी से समुद्र के भीतर ले जाती है कि रस्सी में जोरदार खिंचाव पैदा हो जाता है। इसी खिंचाव के कारण हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो भी समुद्र में गिरकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। लाइफ बोट में बैठे कैप्टन बेन और बाकी सभी लोग तेज झटके की वजह से पानी में जा गिरते हैं। जब सभी लोग दोबारा बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी डैन अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरी महिला को पानी में धक्का दे देता है। दूसरी ओर मछली पकड़ने वाली फिशिंग बोट भी वहां पहुंच जाती है। उनकी मदद लेने के लिए ऑफिसर बेन फ्लेयर गन चलाकर संकेत देते हैं। इसी बीच ऑफिसर बेन को पता चलता है कि छोटी बच्ची बोट में मौजूद नहीं है। ये सुनते ही सभी लोग उसे तलाशने लगते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि वो बच्ची दूर विमान के एक टूटे हुए हिस्से पर बैठी हुई है। बेन तुरंत कहता है कि वो उसे बचाकर ही लौटेगा और बिना देर किए पानी में छलांग लगा देता है। ऑफिसर बेन बच्ची को लेकर वापस लौट ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक शार्क उन पर हमला करने के लिए बढ़ती है। बेन फौरन अपनी गन निकालकर सीधे शार्क के खुले मुंह में गोली चला देता है। ये पूरा नजारा फिशिंग बोट पर मौजूद लोग भी देख रहे होते हैं कि कैसे बेन बच्ची की जान बचाने में जुटा हुआ है। लेकिन तभी चारों तरफ से कई शार्क आकर बेन और उस बच्ची को घेर लेती हैं। ये देखकर फिशिंग बोट वाले अपनी बोट में रखी सारी मछलियां दूसरी दिशा में समुद्र में फेंक देते हैं। मछलियों की गंध मिलते ही सभी शार्क उनका पीछा करने लगती हैं और इस तरह बेन और बच्ची सुरक्षित बच जाते हैं। दूसरी तरफ वही डैन, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा शुरू हुआ था, बोट पर उसे सिगरेट का एक पैकेट मिल जाता है। वो आराम से लेटकर सिगरेट पीने लगता है और सोचता है कि अब उसकी जान बच गई है। लेकिन तभी अचानक समुद्र से एक विशाल शार्क बाहर निकलती है और एक ही वार में डैन को अपने जबड़ों में दबोचकर निगल जाती है। अब सभी लोग फिशिंग बोट पर सुरक्षित बैठे होते हैं। तभी सैम लीसा के पास जाकर कहता है कि उसने उसका कार्ड पढ़ लिया था। इतना कहकर वो लीसा को प्रपोज कर देता है। उधर छोटी बच्ची कोरल बोट पर अकेली और उदास बैठी होती है। ऑफिसर बेन उसके पास आते हैं। तभी कोरल को याद आता है कि उसके भाई के पास एक ट्रैकर डिवाइस थी। वो तुरंत बेन का फोन लेकर उसमें ट्रैकर को एक्टिव कर देती है। ट्रैकर चालू होते ही उन्हें लोकेशन मिल जाती है और दोनों तुरंत उस लाइफ बोट की तरफ बढ़ जाते हैं जहां एयर होस्टेस जोई घायल अवस्था में पड़ी होती है। असल में जोई ने शार्क से बचाकर उस बच्ची के भाई को सुरक्षित रूप से बोट के अंदर छिपाकर रखा हुआ था। अपने भाई को सही सलामत देखकर कोरल बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि ऑफिसर बेन अपने फोन में अपनी बीमार बेटी की तस्वीर देख रहे होते हैं। वो तुरंत अपने परिवार को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत जल्द घर वापस आने वाले हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डीप वाटर 2026 की पूरी कहानी। समंदर की गहराई में छिपे इन खतरों से बच पाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपको क्या लगता है, अगर आप इस जगह होते तो क्या इस खूंखार शार्क के हमले से खुद को बचा पाते? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।